गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आपने पढ़ा प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, उसके क्या क्या सिलेबस में डिफाइन किया गया है। उसके बाद लेक्चर 2 में आपने देखा कि कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग और आर्गन पोटेशियम डेटिंग क्या होता है। वो तो काल निर्धारण करने के लिए डेटिंग था। इसके बाद आता है जो स्रोत हैं, जो हमें अभिलेख मिले हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है, किस राजा ने खोजा है और उसकी क्या क्रमबद्धता है, किस क्रम में मिले हैं, अशोक ने क्या किया, फिर से हुड राजाओं ने क्या किया। ये सब जानने के लिए आज हम लेक्चर 3 हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और मैपिंग के थ्रू ये बताया जाएगा जिससे कि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। तो इस टॉपिक को चर्चा करते हैं, जो स्रोत हैं। तो जो भी इतिहास बताया जाता है उसके 3 साक्ष्य होते हैं जानने के। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है धार्मिक या लौकिक स्रोत और तीसरा होता है जो राइटर आए रहते हैं विदेशों से, वो राइटर ने क्या अपनी ग्रंथों में क्या रचना किया है। ये तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे हो रहा है। तो आइए पहले वाले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातत्व के बारे में तो आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया था कि कैसे कैसे पुरातत्व का उत्खनन किया जाता है, क्या होता है। उसके बाद जो हमें पुरातत्व मिल गए हैं उसमें कौन कौन से सब पार्ट को रखा गया है। तो इसमें पहला आता है अभिलेख, दूसरे आते हैं सिक्के, जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, आप देखिए इसको, और सिक्के। तीसरे स्थान पे आते हैं स्मारक जो होते हैं, और चौथे पे जो भवन मिलते हैं वो है, पांचवे पे आपकी मूर्तियाँ और छठे पे चित्रकला। तो इसमें सबसे पहले हम अभिलेख का बात करेंगे। और जो तीनों ये स्रोत बताए गए हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्राओं के विवरण। तो साहित्यिक स्रोत में देखिए धार्मिक साहित्य क्या है और लौकिक साहित्य क्या है। धार्मिक मतलब जो धर्म से रिलेटेड है, उस साहित्य में किस तरह की रचना की गई है, कि ऋग्वेद में क्या बोला गया, श्यामवेद में क्या बोला गया, यजुर्वेद में क्या बोला गया, ये सब चीजें हैं। और लौकिक साहित्य में जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, मुद्रा राक्षस है शूद्रक का, फिर से मृच्छकटिकम है। इन सब कहानियों में क्या बताया गया है, प्रशासन के बारे में, फिर से राज्य व्यवस्था के बारे में, कैसे लोग आचार विचार कैसे कर रहे हैं, ये सब जाना जाएगा। फिर से विदेशी यात्राओं के बारे में, जो मेगास्थनीज था, आपका फाहियान हो गया, फिर से फेंसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सब आए अपनी रचनाओं में क्या लिखे, उनको जाना जाएगा। तो अब अभिलेखों पे हम आते हैं, पुरातात्विक अभिलेखों पे जो मिला। तो सबसे पहले हमें जो अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो मिलता है वो मध्य एशिया वाले पार्ट में, यानी मिडिल ईस्ट जिसे बोलते हैं। जो मैप यहाँ बनाया गया, आप देखेंगे मैप, यहाँ जो मैप बना है तो ये पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपरी वाले पार्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लगाए पूरा इराक वाला और ये सब मेसोपोटामिया वाला जो पार्ट था मध्य एशिया का पार्ट कहलाता था। फारस जिसे बोलते थे, फारस की खाड़ी उड़ी लेके। तो ये अफगानिस्तान के ऊपर वाले पार्ट में देखा जाता था कि वहाँ पे सबसे पहला अभिलेख मिला, जो था वो गोगज कोई जो अभिलेख है, जो मध्य एशिया से मिला हुआ था। व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, ये मध्य एशिया से मिला हुआ था। इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई थी। इसमें नासत्य बोला गया, इसमें देवताओं में इंद्र, सूर्य और पृथ्वी, इन सबों का, वरुण आदि देवताओं का चर्चा किया गया है। ये जो मध्य एशिया से बोगाजोई का जो अभिलेख मिला है इसमें मिलता है। फिर से ये तो मध्य एशिया के सबसे ऊपर। भारत की बात कर लें कि भारत में कौन सा राजा था जो सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया। जैसे कि अभिलेख का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए कभी लिखा रहता है कि आपका जो घर है, यानी कि मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, तो लिखा रहता है कि व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे लिखा रहता है कि दिल्ली से लखनऊ 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर, ऐसे करके। तो ये प्रामाणिकता पहली बार जो है अशोक ने ही मध्य एशिया से कॉपी पेस्ट किया था, यानी इसके रूट कहीं न कहीं मध्य एशिया से मिलते थे अशोक के, और वो वहाँ की भाषा को, वहाँ की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके यहाँ इंडिया में लाया। और सबसे पहले प्रमाणिक तौर पर जो अभिलेखी ज्ञान था वो अशोक ने लिखवाया। जैसे कि किसी को ऋण प्रदान किया जाता है या कोई मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसमें किस तरीके से कौन जो शासक वर्ग है या सामंत वर्ग है कितना पैसा दिया। जैसे अभी भी आप गाँव में देखते होंगे कि मंदिर निर्माण भव्य तरीके से होता है, या शहर में भी देख लीजिए मंदिर निर्माण होता है, तो उसमें बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं कि मेरी तरफ से 1 लाख लीजिए, 2 लाख लीजिए, तो उसको
शिलालेख पर मुद्रित कर दिया जाता है कि इस सामंत ने इतना पैसा दिया, ऐसे करके। ये पुराने समय से चलता आ रहा है, तो अभी भी आपको ये देखने को मिलता है। इसीलिए इतिहास कहा जाता है कि शिद्दत से पढ़िए तो मालूम चलता है। इसको कनेक्ट करके पढ़ने पर काफ़ी मजा आता है। तो आइए अशोक की बात कर लें। तो अशोक ही ऐसा भारत का पहला शासक था जो चक्रवर्ती सम्राट की तरह कहलाता था। इसको सम्राट की उपाधि मिली थी। इसके जो स्तंभ लेख हैं, इनके कई स्तंभों पे इसका नाम, जैसे मास्की गुर्जरा हो गया, इन सब कर्नाटक में जो है, इन सब में इसका पूरा नाम अशोक लिखा रहता था। और ये और जनताओं में प्रियदर्शी के नाम से अपने को प्रदर्शित करता था। और जैसे प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम है, ऐसे ये प्रियदर्शी अपने को प्रियदर्शी के नाम से अपने को प्रदर्शित करता था। ये अशोक हो गया। इसकी लिपि जो कही जाती है वो ब्राह्मी लिपि को इसने फॉलो। जो लिपियां थी वो 4 हुआ करती थी, ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, आरमाइक हो गई, ऐसे करके। ये तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लिपि पहचानी गई वो ब्राह्मी लिपि में है। और खरोष्टी लिपि जो होती थी वो उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में लिखा जाता था। और भारत के मिडिल सेक्शन वाले पार्ट में, यानी मिडिल सेक्शन की बात कर ले हम, तो ये उत्तर भारत का पूरा बेल्ट जो है, और ये थोड़ा सा नीचे की कर्नाटक के पार्ट को टच करते हुए यहाँ तक ब्राह्मी के वो पाए गए हैं साक्ष्य। तो अब आगे चलते हैं लिपियाँ। और अब ब्राह्मी लिपि के बाद हम बता दें कि ब्राह्मी लिपि लिखी कैसी जाती थी। तो ये इधर दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ ऐसे घूम जाती थी। ये ब्राह्मी लिपि है। ऐसे खरोष्टी लिपि क्या होता था, बाएं से दाएं जाती थी। तो ये हमेशा अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में यूज होता था, और ब्राह्मी लिपि इंडिया में यूज होता था। तो अशोक का हो गया। फिर से आता है, अशोक ने अपना कार्य इधर किया, उत्तर भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसके प्रामाणिकता मिलती हैं। और देखना चाहें तो आप रोमनदेही का रोमनदेही अभिलेख को देख सकते हैं, जो कि लुम्बिनी के पास में पाया जाता है। हेलियाडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ क्या कहता है? हेलियाडोरस कहाँ है? विदिशा में है, जो भोपाल से कुछ किलोमीटर ऊपर जाके, मान लीजिए कि ये आपका भोपाल हो गया, ये वाला बेल्ट पूरा मध्य प्रदेश का बेल्ट है, ये भोपाल हो गया। यहाँ पे विदिशा है, यहीं पे गरुड़ स्तंभ पाया गया था, जो कि यवन राजाओं के आने का संकेत देता है। और इस यवन राजा हेलियाडोरस ने ये भागवत धर्म को प्रदर्शित करता है। ये हेलियाडोरस का बेस स्तंभ कहलाता है, गरुड़ स्तंभ कहलाता है, इसके बारे में मिलता है। फिर से आ जाइए, एरर अभिलेख क्या कहता है? इसमें क्या है, एरर अभिलेख कहीं न कहीं सती प्रथा को दिखाता है। सती प्रथा क्या होता है, जब महिलाएं कोई आक्रमण होता था या ऐसा होता कि उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, तो उसे जौहर करना पड़ता था, वो कुंड बना के उसमें आग जलते आग कूद जाती थी, वो सती प्रथा हो गया। या कि उसके पति का डेथ हो गया और राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। ये राजा राम मोहन आते हैं तो ये कुप्रथा को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये एरर अभिलेख यही सती प्रथा का उल्लेख करता है, सबसे पहला उल्लेख करने वाला अभिलेख है। ये हुड़ राज तोड़मार ने अपने कुछ विवरण इस स्तंभालेख में देते, ये अभिलेख में देते हैं। और ये एरर अभिलेख जो है भानुगुप्त के द्वारा ही, भानुगुप्त के भी इनके कुछ रिलेशन इससे मिलते हैं। तो ये पूछ लेता है कि एरर अभिलेख किस राजा के से संबंधित है, तो ये भानुगुप्त हो जाता है। अब आते हैं, ये सब इतना हो गया। तो ये दोनों जो अभिलेख हैं, आपका हेलियाडोरस का बेस स्तंभ हो गया और ये एरर अभिलेख हो गया। ये सागर डिस्ट्रिक्ट बोले तो भोपाल से आप उत्तर दिशा में जब ऊपर चलेंगे तो सागर वहीं मिलता है, और कहीं कहीं विदिशा और ये सागर को लिखा इस समय प्रेजेंट टाइम में ये सागर में कहा जाता है, और ये बेस नगर का जो है विदिशा में बोला जाता है। अब आइए, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख जो ये उड़ीसा का पार्ट है, उड़ीसा का प्राचीन नाम अब बताइए कि क्या कहा जाता था प्राचीन इतिहास में? चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसका उड़ीसा का प्राचीन नाम ताम्रलिपि था। ये पहले एक पत्तन हुआ करता था, जैसे कि बंदरगाह जिसे बोला जाता है। यहीं पर आकर सारे व्यापारी रुकते थे और यहाँ से फिर से उत्तर भारत की तरफ गमन करते थे। कोलकाता का भी पोर्ट था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामुख्यता इस उड़ीसा के मानी जाती थी, क्योंकि उड़ीसा और उस समय बंगाल एक ही में था। प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। ताम्रलिपि इसे उड़ीसा को कहा जाता था। यहीं पर इस उड़ीसा का नाम जो था कलिंग कहा जाता था, और 261 ईस्वी में यहीं पर अशोक ने अपना धर्म की नीति अपनाई थी। तो ये हाथी गुफा अभिलेख जो है
ये राजा खारवेल के बारे में बताता है, जो कि उड़ीसा का शासक रहता है। ये वहीं पे स्थित है, ये उड़ीसा वाले पार्ट में आ जाएगा। ये पूछ लेता है कि हाथी गुफा किस राज्य में पाया जाता है और कहाँ पे अभिलेख है। ये यहाँ पे उड़ीसा वाला पार्ट हो जाएगा आपका, जो ताम्रलिपि वाला था या कलिंग वाला पार्ट का। यहाँ का राजा खारवेल था। अब जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात वाला पार्ट है। ये गुजरात वाले पार्ट में इस अभिलेख में क्या होता है कि कई राजा आते हैं और कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करके उस अभिलेख पर मुद्रित कर देते हैं या लिख देते हैं, लिखवा देते हैं। तो यही अभिलेख है। जूनागढ़ का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम साक्ष्य जो है जूनागढ़ का अभिलेख कहलाता है, जो ब्राह्मी लिपि से और संस्कृत लिपि का यूज करते हुए संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला प्रमाणिक अभिलेख कहलाता है जूनागढ़। इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला रुद्रदामन कहा जाता है। रुद्रदामन उस शासक रहता है, वो आकर यहाँ पर काम करता है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। और फिर से इसी जूनागढ़ अभिलेख पर देखा जाता है स्कंदगुप्त भी आता है, तो वो काम करता है। ये कहलाता है जूनागढ़ अभिलेख। ये गुजरात वाले पार्ट में आता है। आप इसको ऐसे पॉइंट करके, ऐसे ही मैप आएगा यूपीएससी में, और इसी मैप पे आपको पॉइंट करके लिखना रहेगा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में लिखिए। तो कुछ पॉइंट आप ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं। ये जूनागढ़ आपका खत्म हो गया। अब नासिक अभिलेख पे आते हैं। नासिक कहाँ है? नासिक आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज यानी संतरे की सबसे ज़्यादा इस समय प्रोडक्शन होता है। नासिक में प्याज का होता है जाना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की भूमि सल्फर वाली ज़्यादा होती है। जब भी प्याज काटा जाता है उसके अंदर सल्फर निकलता है, आंखों से आंसू आने लगता है। यही वो नासिक जगह है जहाँ पे सातवाहन वंश का प्रमाणिकता मिलता है कि सातवाहन में गौतमीपुत्र सत्यकर्णी ने कैसे अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजाओं में सामंजस्य बैठाया। एक ब्राह्मण समाज को कहीं डिनोट करता है। ये गौतमीपुत्र सत्यकर्णी के बारे में नासिक अभिलेख बताता है। यहाँ से अब इसको खत्म करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जो स्तंभालेख प्रयाग अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, और इसी पे और राजाओं के अकबर के भी मिलते हैं। इसको रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। यही प्रयाग अभिलेख है। प्रयाग का अभिलेख जो है, इस पे समुद्रगुप्त ने अपने नाम को न लिखवाते हुए नरपति का नाम लिखवाया है। उस समय समुद्रगुप्त का नाम सम्मान के तौर पे नरपति के नाम से जाना जाता है। ये आप देखेंगे तो ये इलाहाबाद वाला कुछ पार्ट हो जाता है, ये वाला यूपी का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रयाग अभिलेख, इसे बोला जाएगा। अब देखिए मंदसौर में आइए। मंदसौर यशोवर्मन रहता है। यहाँ पे मंदसौर है कहाँ, पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। ये मध्य प्रदेश का पूरा, मान लीजिए ये गुजरात के बाद मध्य प्रदेश यहाँ शुरू होता है, और कुछ ऐसा उठा हुआ पार्ट है मध्य प्रदेश से ऐसे। तो ये मध्य प्रदेश से ही आपका कर्क रेखा पास होता है। यही उज्जैन है, जो कि उस समय प्राचीन काल में इसी को बोला गया कि राजधानी बनाए। तो यहीं पे सारी कहानियाँ यहीं से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि उज्जैन और मगध ये काफ़ी ज़्यादा लोहे के खानों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। और हमेशा आप देखेंगे पुराणों और वेदों में अवंती और मगध का चर्चा हमेशा मिला रहा, क्योंकि यहाँ नदी घाटी सभ्यता थी और यहाँ भी नदी घाटी सभ्यता थी। इससे कि यहाँ के रख रखाव और बचाव और पशुपालन, खेती, सारे क्रिया आसानी से हो जाते थे। इसीलिए ये राजवंश इस इलाके और मगध के इलाके पे जो रह लेता था वो काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ हो जाता था। यही है। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो गया, इसको हम एमपी लिख देते हैं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आ जाएगा मंदसौर। मंदसौर जो कि राजस्थान से बॉर्डर मिलाता है, और अभी भी यहाँ पर अफीम की खेती होती है देखा जाता है। और नीचे बुरहानपुर भी है, तो यहाँ पर भी अफीम की खेती होती है। यही मंदसौर है। यहाँ पर यशोवर्मन अभिलेख मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। राजा यशोवर्मन का क्रियाकलाप बताया जाता है, किस प्रकार अपने राज्य को आगे बढ़ाया। अब आते हैं, यशोवर्मन हो गया। इसके बाद आते हैं एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति क्या बोलता है? प्रशस्ति अभिलेख हम बोल रहे हैं तो उसे समझिएगा। एहोल है, ये पुलकेशियन द्वितीय के बारे में बताता है। पुलकेशियन द्वितीय ने किस प्रकार एहोल प्रशस्ति, जो कि ये कर्नाटक वाले बेल्ट में आ जाएगा, ये पुलकेशियन द्वितीय जो चालुक्य साम्राज्य ये था, इसको बोला जाता है। ये पुलकेशियन द्वितीय आता है यहाँ पे। इसने हर्षवर्धन को पराजित करता है। इसने कैसे हर्षवर्धन को पराजित किया है? इसने अपने एहोल प्रशस्ति में लिखवाया। पूछा जाता है एहोल प्रशस्ति किस राजा से जुड़ा हुआ है, किस राजा के बारे में विवेचना करता है, तो वो है पुलकेशियन द्वितीय। अब आइए, ये तो हो गया आपका एहोल प्रशस्ति। इसके बाद हम चलते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख क्या कहता है? ये ग्वालियर जो सिंधियाओं का वो बेल्ट हुआ करता था, सिंधी राजाओं का,
मध्यकाल में आगे मध्य और आधुनिक भारत में आके जब बताया जाएगा सिंधी राजा कैसे काम करते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में ही है, क्योंकि पूरे पार्ट देखा जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि यहीं पर जलोढ़ मिट्टी मिलती थी और यहाँ पर शासन करना आसान होता था, और ये काफ़ी उर्वरा वाली बेल्ट होती थी। इस पर कोई भी अनाज फेंक दो या थोड़ा सा मेहनत कर दो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता था। इसीलिए इस राज्य पे, इन सब बेल्ट पे हमेशा आक्रमण होते रहे और राजा भी शासक वर्ग हुए कर रहे हैं। ग्वालियर अभिलेख क्या बोलता है, जो आप यूपी से मथुरा क्रॉस करते हुए आगरा को क्रॉस करते हुए जाएंगे तो ग्वालियर पड़ेगा। दतिया के बाद जो सबसे यही ग्वालियर है जहाँ पर राजा भोज के जो कि अभी प्रेजेंट में राजा भोज के नाम पे मेट्रो स्टेशन जो बनाया जा रहा है, ये वही भोज हैं जिनके नाम पे भोपाल नाम पड़ा इसका, मध्य प्रदेश का। तो ये देखिए ग्वालियर अभिलेख ये बोलता है कि राजा भोज किस प्रकार अपने प्रशासन को चलाए। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता देवपाड़ा का अभिलेख क्या बोलता है। देवपाड़ा का अभिलेख जो कि वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वहाँ पे देवपाड़ा का अभिलेख मिलता है। ये राजा विजयसेन के बारे में बताता है, किस प्रकार इसमें ये बोला जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन होने पे ये विजयसेन का क्या रोल रहा, ये राजा किस प्रकार से उस समय देवपाड़ा की जगह पे किस तरीके से अपने साम्राज्य को उदय किया, ये सब इसमें देखा जाता है। इसमें आ जाइए, अब यहाँ पे हो जाता है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख आप देखेंगे कानपुर का जो जगह है, ये कानपुर यहाँ पे हो जाएगा, इलाहाबाद से थोड़ा सा पहले, यहाँ पे फतेहपुर के बाद में से पहले कानपुर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा भीतरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त के बारे में लिखता है, और ये ईंटों से बना हुआ पहला अभिलेख कहलाएगा, ये स्कंदगुप्त का अभिलेख। तो इसे तो इतना कहा जाता है, ये अभिलेख के बारे में हो गया कि कौन कौन सा अभिलेख कैसे काम कर रहा है। जैसे आपने देखा मध्य एशिया का सबसे पहला जो साक्ष्य है बोगचकोई कहा जाता है। फिर से भारत का सबसे प्रामाणिक जो अभिलेख कहा जाता है अशोक के अभिलेख कहलाते हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जिसको डिस्फर किया है, जिसको पढ़ा है जेम्स प्रिंसपियर ने पढ़ा है इसको, जो कि इंग्लिश शासक था। फिर से हेलियोडोरस का बेस स्तंभ के बारे में बताया गया, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, विदिशा में है। फिर से एरड़ का अभिलेख सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये उड़ीसा, जो ताम्रलिपि या कलिंग कहा जाता था, उसका शासक खारवेल था, उसके बारे में बताया गया। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सप्तकर्णी से जो सातवाहन वंश का शासक रहता है उससे रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। मंदसौर यशोवर्मन से रिलेटेड है। ऐहोल प्रशस्ति जो है आपका ये पुलकेशियन द्वितीय जो हर्षवर्धन को पराजित करता, इसी हर्षवर्धन पराजित होने के बाद पुलकेशियन द्वितीय को हराने वाला ये आ जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम आ जाता है। आप देखिए हर्षवर्धन को हराया पुलकेशियन द्वितीय ने, पुलकेशियन द्वितीय को हराया ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ग्वालियर अभिलेख भोज के बारे में, राजा भोज के बारे में बताता है। देवपाड़ा जो उत्तर पश्चिमी भारत वेस्ट बंगाल का जो एक प्रमाणिक अभिलेख है वो देवपाड़ा कहलाता है। भीतरी अभिलेख जो है कानपुर में रिलेटेड है, ये ईंटों से बना हुआ अभिलेख है और इसको स्कंदगुप्त से ये रिलेटेड है। तो ये तो हो गया अभिलेखों के बारे में क्या क्या कैसे। अब आते हैं हम सिक्के पे, सिक्के क्या कहते हैं। और सिक्कों में, इस अभिलेखों में तो मिलावट हो जाती थी, लेकिन सिक्के विशुद्ध शासनकाल को दर्शाता था कि वो राजा कितना शक्तिशाली था और किस प्रकार से वो तांबे के, सोने के, शीशे के सिक्के चलाए। तो उस पर्टिकुलर राजवंश की जानकारी के लिए शासक वर्ग कितना समृद्ध है, उस सिक्के सबसे प्रमाणिक। हाँ, तो अभी तक आपने अभिलेखों के बारे में पढ़ा, अभिलेख क्या होता है, सिक्के। अब सिक्के पे चर्चा करते हैं, सिक्के क्या होते हैं। सिक्का ज्ञान को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, इसको इंग्लिश में न्यूमेस्मेटिक बोला जाता है, इसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिक्के कौन कौन से सिक्के हैं। तो पहले आप देखेंगे कि मिस्र और मेसोपोटामिया वाले बेल्ट में सिक्के नहीं बनते थे। वो लोग क्या करते थे कि जो कच्ची मिट्टी रहती थी उसको पकाते थे, फिर से उस पर मोहर से ठप्पा मारकर सील कर देते थे उसको, कि अगर ट्रेड होता है दूसरी जगह तो उस टाइप का जो मोहर है दूसरी टाइप में डिसिफर किया जा सके कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये वाला मोहर ही वहाँ से व्यापारिक ने मार के दिया है। तो उस तरीके ये कुछ सिमिलरिटी हम लोथल में भी देखते हैं, जो गुजरात वाले पार्ट में आता है, जो व्यापारिक बंदरगाह कहलाता था, समुद्री बंदरगाह जिसे कहा जाता था। लोथल जो गुजरात का पार्ट है,
कच्छ वाले बेल्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ लोथल मिलता है, वहाँ पर भी ऐसे ट्रेड किया जाता था। उस समय मुद्रा पे देखा जाए तो जो मोहर होती थी, 3 राक्षसों वाला मोहर, जैसे मान लीजिए कि 3 पेन है, इस पे 3 साइड से राक्षस का मुंह बना दिया गया और उसी को गीली मिट्टी पर ऐसे दबा दिया जाता था, जिससे कि उसी टाइप का मोहर वहाँ जाके डिस्फर किया जाता था कि ये ईरान वाले बेल्ट में जो है वहाँ पर भी देखा जाता था कि सेम इस टाइप का मुद्रा उसके मुंह पे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। अगर लग जाता था तो ये ट्रेड सही है और वो टूटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी भी देखेंगे जब रेड पड़ती है किसी व्यापारी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी जब रेड मारती है तो वो सील कर देती है, उस पर राज की मुद्रा का मोहर मार देती है। ये एंशिएंट एरा से लिया गया है। तो सिक्के की बात हम कर रहे हैं तो भारत में देखा जाए प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहे जाते हैं, जो कि 5वीं शताब्दी में मिलते हैं। 5वीं शताब्दी में मिलते हैं। और ये आहत सिक्के पंचमार सिक्के क्या होते हैं? ये पंचमार सिक्के वे सिक्के होते हैं जिस पर 5 वस्तु, या पेड़ हो गई, मछली हो गई, हाथी हो गई, बैल हो गया, इन सब चीज़ों का, मछली हो गया, इन सबों का फोटो मुद्रित रहता था छोटे छोटे में। जैसे अभी आप देखेंगे जो भारत में जो सिक्के निकाले जाते हैं उस पर एक साइड में भारत अशोक चक्र, अशोक स्तंभ बना रहता है और पीछे 1 रुपये और बाली लगा रहता है धान के, गेहूं के, ये सब देखे जाते हैं। तो वो उसी समय से चलता आ रहा है। तो ऐसे पंचमार सिक्के कहलाते थे। 5वीं सदी में है, 5वीं सदी में ऐसा किया जाता था। इसी को आहत सिक्के बोले जाते थे। कुछ समय के लिए तांबे के सिक्के भी चलाए गए। तांबे के सिक्के की प्रामाणिकता थोड़ी कम मिलती है क्योंकि तांबा इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं होता था जितना होना चाहिए, और जितना भी हुआ उसको कहीं न कहीं ताम्रपाषाण काल एज में उसको यूज कर लिया गया था और बची हुई चीज़ों को हड़प्पा में हमने यूज कर लिया। इसलिए तांबे की लैकनेस के नाते हम लोग तांबे के सिक्कों को कम पाते हैं। और ये कुछ आहत सिक्के, पंचमार सिक्के और तांबे के सिक्के मगध साम्राज्य से मिलते हैं, देखा जाता है। आइए चांदी के सिक्के के बारे में बात करते हैं। चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों ने चलाया और इसमें इस सिक्कों को कहा जाता है कि इसे कासापड़ कहा जाता था, पड़ कहा जाता था इस तरीके से, जिसमें कासापड़ में थोड़ा सा मिलावट कर दिया जाता था सिक्कों को टाइट करने के लिए कि काफ़ी समय तक चले। इसे कासापड़ बोला जाता था और विशुद्ध चांदी के सिक्के को पड़ बोला जाता था। अब जब आगे पढ़ाया जाएगा जो राजवंश, उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि कौन से राजवंश में कौन से सिक्के चलाए गए। इस पे पिछली बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं सिक्के पे कि प्राचीन सिक्कों के बारे में आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो, आधुनिक भारत के सिक्कों के ज्ञान के बारे में बताइए। स्वर्ण के सिक्के, सबसे विशुद्ध स्वर्ण के सिक्के सबसे ज़्यादा जो चला है देखा जाता है तो वो कुषाण शासक चला है, जो कि यूनान से आए हुए थे, ऊपरी अफगानिस्तान वाले बेल्ट से जो आए हुए थे, वो सबसे ज़्यादा ही स्वर्ण के सिक्के चलाए। इसमें कनिष्क का नाम सबसे ऊपर आता है और ये विशुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, यानी सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा यही चलाए। शीशे के सिक्के की बात कर लें, शीशा यानी लेड जिसे बोलते हैं, वो सातवाहन शासक जो है सिमुक, जिसका संस्थापक रहा है, उसने शीशे के सिक्के चलवाए। और यहाँ नासिक वाले बेल्ट में, यानी महाराष्ट्र से लगाए दक्कन वाले प्लेट में जो है वहाँ पर ये शीशे के सिक्के मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आपने सिक्के के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि जो स्मारक और भवन मूर्तियाँ हैं क्या कहती हैं। आइए जानते हैं मूर्तियों के बारे में। यहाँ लिखा है मूर्तियों में लिखा है गांधार और मथुरा। जो मथुरा शैली थी, मथुरा शैली स्वदेशी थी, इसमें विदेशी राजाओं का कोई योगदान नहीं था। और ये जब कुषाण का काल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर गांधार शैली का निर्माण होता है। गांधार शैली में देखा जाता है तो बौद्ध की काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई। जैसे कि बौद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है उसके पीछे चक्र लगा हुआ है, वो गांधार कला के सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कहलाती है। ऐसे तो ये कुषाण कालिक मूर्तियाँ थीं जो कि विदेशियों द्वारा बनवाए गए भारत में मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, ये मूर्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके दो मथुरा और गांधार शैली इसके कहा गया मूर्तियों के बारे में। अब आ जाइए स्मारक या भवन, जो या मंदिर निर्माण से बोल सकते हैं, अगर और लिखना चाहें तो यहाँ मंदिर लिख दीजिए। ठीक है, मंदिर क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत के मंदिर होते थे वो नागरा शैली में बनाए जाते थे। नागरा शैली बोलते हैं तो मान लीजिए ऐसे 2 पिलर लगा के उसके ऊपर से फ्लैट छत बना दिया गया, तो वो एक तरीके का जो फर्स्ट फ्लोर टाइप का हो जाएगा कि उसमें सीढ़ी नहीं लगी रहेंगी और केवल एक मंजिल वाली जो मंदिर होगी वो उत्तर भारत में ज़्यादा बनाए जाते थे। लेकिन यही दक्षिण भारत की बात कर दें तो
उसे दक्षिणापंथ शैली बोला जाता था। उसमें क्या होता था कि आप मंदिर को ऊपर कई मंजिलों में मंदिर देखेंगे, कई मंजिलों में वो छत देखेंगे कि एक फ्लोर से लगाया 2, 3, 4 फ्लोर पे करते हुए चला जाए। जैसे बृहदेश्वर का, राजशेखर का मंदिर हो गया, इन सब मंदिरों में आप देखेंगे कि कई फ्लोर वाइज बटे हुए हैं, तो वो बेसर शैली, वो द्रविड़ शैली में आ जाता है, द्रविड़ मंदिर कहलाते हैं, द्रविड़ शैली वाले मंदिर कहलाते हैं। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो बेसर शैली कहलाता है। बेसर शैली ज़्यादातर देखा जाए, वो जो पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, गुजरात से लगाए और कर्नाटक वाले पार्ट में, कर्नाटक से थोड़ा ऊपर गोवा वाले पार्ट में बेसर शैली पूरा यहाँ होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका बेसर शैली, यहाँ पे हो गया नागर शैली और यहाँ पे हो गया द्रविड़ शैली। तो इन सब शैलियों में ऐसे बनाए, उत्तर भारत में जो होगा नागर शैली, दक्षिण भारत में होगा द्रविड़ शैली, और दोनों का जो मिक्सचर होगा वो बेसर शैली कहलाएगा। उत्तर भारत वाले शैली में ये देखा जाता था कि मान लीजिए कोई मंदिर है, ऐसे निर्माण किया जा रहा है, ये गृहद्वार हो गया इसका, और ऐसे करके मंदिर ये बना रहता था एक तरीके से ऐसे। और द्रविड़ शैली में क्या होता था, यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर का हुआ, फिर इसको छोटा सा और हुआ, फिर ऐसे करके और इस पे सीढ़ी चढ़ने के लिए बने रहते थे कि यदि कोई यहाँ से चढ़ा तो टॉप तक चला जाता था। ऐसा आपको बृहदेश्वर के मंदिर में दिखाई दे सकता है। बेसर शैली की बात कर लें, बेसर शैली में इन दोनों का मिक्सचर होता था कि कुछ फ्लैट भी हो रहा है, कुछ सीढ़ी नुमा भी हो रहा है, तो ये मिक्सचर फॉर्म कहलाता था। तो ये बेसर शैली हो गया आपका। अब आइए चित्रकला पे आते हैं। चित्रकला क्या कहता है कि उस टाइम पीरियड में कौन सा चित्र कैसे बनता था। ज़्यादातर महाराष्ट्र वाले बेल्ट में, और इसके कुछ टापू होते हैं महाराष्ट्र के टापू, वहाँ एलिफेंटा है, वहाँ पे किस प्रकार एक पत्थर को काट के एलिफेंटा में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एलोरा में कैसे, अजंता में बौद्ध का कैसे है, एलोरा में जैन का कैसे, इन सब मूर्तियों के बारे में, हिंदू धर्म, भागवत धर्म या हिंदू बौद्ध जैन धर्म का तीनों मूर्तियाँ कहाँ पाया जाता है, इसे बताया गया। फिर से इसमें मरासन राजकुमारियों का कैसे फोटो है। इसी में भीमबेटका का चित्रकला में देखेंगे, भीमबेटका जो सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल का बोला जाता है कि इसमें किस प्रकार के पाषाण युग के जो मानव थे फोटो कैसे बनाए थे, शिकार कैसे किए थे, इन सब चीज़ों को बताया गया है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट यानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट के नीचे रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक क्षेत्र है अब्दुल्लागंज, वहाँ पर ये भीमबेटका का पाया जाता है केव, गुफाएँ जो है। तो ये बोलता है, ये मध्य प्रदेश वाले पार्ट में आ जाता है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा पुरातात्विक स्रोत को पढ़ लिया गया है, उसमें अभिलेख क्या कहते हैं, सिक्के क्या कहते हैं, मूर्तियां, भवन और स्मारक का क्या क्या योगदान रहा है। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत पे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में बांटा गया। धार्मिक साहित्य क्या कहता है कि जो हमारे धर्म से रिलेटेड बुक्स हैं उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो क्या है। जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो जो एज का निर्धारण करता है, यानी कि काल का निर्धारण करता है, वो हमारा ऋग्वेद आ जाता है। ऋग्वेद से ही काल का निर्धारण मानते, उत्तर वैदिक काल का निर्धारण माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल शुरू कहा जाता है उसको। तो ऋग्वैदिक काल हो गया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं इसमें। इन वेदों को पढ़ने के लिए उपवेद बनाया गया। उपवेद में क्या कहा जाता है, जब हम वैदिक एरा को पढ़ाएंगे उसमें इन धार्मिक साहित्यों को चर्चा किया जाएगा। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या कहता है, लौकिक साहित्य ये होता है कि इन साहित्यों पे आधारित जो चीज़ें हैं, जैसे कि पुराण हो गए, पुराणों के बाद व्याकरण क्या कहता है या आपका अर्थशास्त्र क्या कहता है, इन सब चीज़ों के बारे में लौकिक साहित्य। लौकिक का मतलब क्या समझते हैं, जो प्रेजेंट एरा में चल रहा है, वैदिक नहीं। वैदिक मतलब कि जो ऋषि मुनियों की भाषा थी उस भाषा को छोड़ते हुए उसको जटिलता से सरलता की तरह जो लाया गया वो लौकिक भाषा कहलाया। लौकिक भाषा में कैसे हम चीज़ों को यूज कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे कि भारत में देखा जाए, सबसे पहले आप इधर देखेंगे कि आप जब भाषा की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले पाली भाषा को पढ़ा जो कि बौद्ध से रिलेटेड है। फिर से आता है प्राकृतिक भाषा जो जैन से रिलेटेड है। फिर से आता है ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि जिसे बोलते हैं, जो अशोक से रिलेटेड है। ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा चला था। इसके बाद आता है शौरसेनी भाषा, जो कि आधुनिक समय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये भाषा का एक क्रम है कि पाली, प्राकृतिक, ब्राह्मी, शौरसेनी कैसे काम करते हैं। तो ये
धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद मालूम चलता है। और जो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है सौरसेनी भाषा, इसी में हमारा हिंदी वाली अपभ्रंश भाषाएं आ जाती हैं। इसी का टूटा भाग ये जब ब्राह्मी पढ़ा जाता है और प्राकृतिक के बीच में अपभ्रंश का आ जाता है, वो मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, ये कहलाता है। इसका लौकिक में हमने सरलता से पढ़ने की कोशिश की, तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए। तो जब उत्तर वैदिक काल को पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर किया जाएगा। अभी इसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं विदेशी यात्राओं के विवरण पे। विदेशी यात्री जो आए उन्होंने क्या कैसे कैसे लिखा, जैसे कि आप देखेंगे जो मेगास्थनीज था जो कि मौर्य काल में आया, उसने किस प्रकार से भारत को देखा, क्योंकि जब देखा जाता है मौर्य काल में जो मेगास्थनीज आया उसने भारत को किस रूप में देखा, कैसे अपने इंडिका नामक बुक में किस प्रकार से उसने लिखा, वो सब चीज़ें जब मौर्य साहित्य पढ़ा जाएगा उसमें बताया जाएगा कि मगध साम्राज्य के उत्कृष्टतम बिंदु पर पहुँचने पे मेगास्थनीज का क्या काम रहा, टालमी किस प्रकार भारत को अपने नज़र से देखता है, प्लिनी का क्या रोना है, प्लिनी क्यों रोता है कि ये कहता है कि भारत के राजाओं पूरा स्वर्ण विदेशों से भारत लेते जा रहे हैं। डायमैक्स जो था बिंदुसार के समय कैसे आया और क्या किया, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय किस प्रकार से अपना राइटिंग योगदान किया, इसने फुकोकी नामक ग्रंथ की रचना की। फिर से इत सिंह जो चाइनीज यात्री था वो भारत में आया और भारत को किस नज़रिए से देखा उसने अपने बुक में लिखा। और उस समय जो ये लोग आते थे, चीन की डायनेस्टी कहलाती सांग डायनेस्टी, वो वहाँ से राजा भेजते थे और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इन लोग को वहाँ से भगा दिया गया और भारत में आकर इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया और भारत की चीज़ों को जब अच्छे जाके वहाँ एलोबरेट किए तो फिर से इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। कई कहानियाँ हैं जो कहानी से बैठती है वो लोग वही बताते हैं। वेनसांग होता है, वेनसांग जो होता है ह से हर्षवर्धन होता है और ह से हेमसांग होता है, तो इसको कोडिंग ऐसे ही है। इसको हेमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है और ये हर्षवर्धन के काल का निर्धारण करता है और हर्षवर्धन के बारे में बताता है कि किस प्रकार पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से युद्ध होता है और हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से किस प्रकार हारते हैं। घनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें अच्छे से बताया जाएगा आपको जब जो टॉपिक आपको मिलता जाएगा इन चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि इस बार इस पर भी आया था कि विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा करते हुए अपने आंसर को फ्रेमिंग कीजिए। अल-बिरूनी का क्या काम था, अगर हम मिडिल एरा यानी कि मध्यकाल को बात करें, मध्यकालीन समाज की बात करें, उसमें अल-बिरूनी अरब जो शासक अरब से जो आए थे सब किस प्रकार इन लोगों को बेचा जाता था, आदमियों को किस प्रकार बेचा जाता था, फिर से इनको दास बना के लाया जाता था और ये लोग पढ़ने में काबिल रहते थे तो राजा के कवि संरक्षक कवि बन जाते थे। तो सुलेमान क्या किया, अल-मसूद क्या किया, इब्न बतूता का नाम सुनते हैं। इब्न बतूता जो रेहाला लिखा है जो मोरक्को का निवासी था, 1333 में आके इसने रेहाला नाम की ग्रंथ की रचना किया। ये सब कई राइटर आते रहते हैं और अपने राजा की गुणगान में चीज़ें लिखते रहते हैं। भारतीय कवि हुए जैसे कालिदास हुए, भास हुए, ये लोग आए और भारत के बारे में भारत की चीज़ों को काफ़ी अच्छे पैमाने तक पहुँचाया। तो एक था ये पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का स्रोत पढ़ने की चीज़ों से। तो इससे मिला जुला के लिखने पे आपका आंसर राइटिंग काफ़ी उत्कृष्ट हो जाता। इतना था ये स्रोत के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल को हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग रफ्तार से हड़प्पा की तरफ आगे बढ़ते हुए और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके एक टॉपिक खत्म होने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि ये पाषाण काल है वो खत्म हो जा रहा है, तो उससे जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।